हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रासायनिक संयोजन के नियम। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ पहले नियम करवाए थे और आज भी मैं कुछ आगे नियम करवाऊंगा। जैसे गेल-लुसाक का नियम करवाऊंगा, चार्ल्स का नियम और बायल का नियम करवाऊंगा। दोस्तों, तो हम देखते हैं पहले गेल-लुसाक का नियम। किसका देखेंगे दोस्तों? गेल-लुसाक का नियम। तो दोस्तों, जो हमारा ये नियम था ये किसने दिया था? गेल-लुसाक ने दिया था। और कब दिया था? 1808 ईस्वी में दिया था। यह नियम गेल-लुसाक ने 1808 उन्होंने बताया, या ऐसे लिख लेंगे हम, उन्होंने इस नियम में बताया जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है, तो जो हमारा आयतन है वह सरल अनुपात में हो जाता है। तो यह गैसों के आयतन सरल अनुपात में हो जाते हैं। लेकिन सभी गैसें समान ताप व दाब पर होती है। तो दोस्तों, जो हमारे गेल-लुसाक थे, इन्होंने नियम कब दिया था? 1808 ईस्वी में दिया था। इन्होंने इस नियम में हमें क्या बताया था? दोस्तों, इन्होंने हमें इस नियम में यह बताया था, जब रासायनिक अभिक्रियाएं जो हमारी होती है उनमें जब गैसें संयुक्त होती है, तो जब गैसें संयुक्त होती है तो जो गैसों के आयतन है वे सरल अनुपात में हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको सरल अनुपात जो है मैंने पिछली क्लास में कराया, सरल अनुपात कैसे आता है। और लेकिन परंतु सभी गैसें समान ताप व दाब पर होती है। तो दोस्तों, इसके हम अब कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि मेरा पहला एग्जाम्पल है, अगर मैं लूँ H2, जी इसका द्रव्यमान हो जाएगा प्लस Cl2, तो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा HCl। तो दोस्तों, हम देख लेंगे कि हमारे परमाणु बराबर हुए नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 2 से गुना, और Cl के हमारे कितने हो जाएंगे? 2। अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ? एक वॉल्यूम यानी कि एक आयतन प्लस एक ही आयतन इसका लूँ, तो इसके कितने आयतन हो जाएंगे? 2 आयतन। और अगर मैं आप यहाँ पे मान लूँ कि जो ये है ये 50 ml है, यानी कि जो हमारी हाइड्रोजन है वो हमने 50 ml ली, और जो Cl2 है वो भी 50 ml ली, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 100 ml हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार में अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 2H2 प्लस के O2, तो दोस्तों इससे क्या बन जाएगा हमारा? H2O, 2H2O, क्योंकि 2 हमारे किसके परमाणु है? ऑक्सीजन के, 2 पूरे हो गए। 4 हमारे किसके हैं? हाइड्रोजन के, 4 भी हमारे पूरे हो गए। अगर मैं यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो कितने परमाणु है? 2, तो मुझे वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 2।
और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 है। तो यहाँ पर जो इसका आयतन होगा हम क्या ले लेंगे, 1। तो इस पर यानी कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 वॉल्यूम। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। हम आप सोच रहे होंगे ये 3 क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पर जो जिसका मान ज़्यादा होता है ना वॉल्यूम, हम वही लेते हैं। तो यहाँ पर हम कितने ले लिए, 2। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसे कितनी लूँ, 100 ml हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन है यदि मैं इसे कितनी लूँ, 50 ml, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि जो ज़्यादा है हम उसी का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 100 ml, यानी कि जो हमारा जल होगा उसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी वो 100 ml होगी। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि CH4 प्लस के O2, तो इससे क्या कब बन जाएगा हमारा, हम यहाँ पर ले लेंगे 2O2। तो एक तो बन जाएगी हमारे कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, और क्या आ जाएगा हमारा जल। हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, तो हम यहाँ से 2 से कर देंगे गुणा। समीकरण देखते हैं हम अपनी संतुलित हो गई नहीं। एक कार्बन का परमाणु है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है यहाँ पर, यानी कि 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो 4 बराबर हो गया। हमारी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक वॉल्यूम ले लेते हैं, क्योंकि CH4 का कितने परमाणु है, 1 है, प्लस जो ऑक्सीजन है इसके कितने हैं, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, हम ले लेंगे 2 वॉल्यूम, यानी कि 2 आयतन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कितनी लूँ, 50 ml लूँ, और जो O2 है ये कितनी ले लूँ मैं, 100 ml। तो यहाँ पर जो CO2 में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आ जाएगी हमारी, 100 ml। तो दोस्तों जो हमारा गेल-लुसाक का नियम था पूरा हो गया। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। अब हमारा जो अगला नियम है वह बॉयल का नियम। तो दोस्तों अब देखेंगे हम किसका, बॉयल का नियम। तो दोस्तों जो हमारे बॉयल थे उन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार जो कोई हमारी वस्तु है अगर वो नियत ताप पर होगी, तो जैसे कि कोई वस्तु नियत ताप पर होगी तो जो उसका गैस का दाब होगा वो उसका जो आयतन है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखते हैं, यानी कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो हमारे बायोलॉजी में क्या होता था, इस नियम के अनुसार जो हमारा ताप होगा वो तो क्या होगा, नियत, तो उस पर जो हमारा गैस का दाब होगा वो उसका आयत के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखते हैं, तो ये P अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/P। तो हम इसे अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टेंट, उसे बोलते हैं क्या हिंदी में, नियतांक। तो P बराबर K/V। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने कोई एक डिब्बा ले लिया, इसमें हमारा जल भरा हुआ है दरू, तो यह जो होगा ये चारों दिशाओं में समान दाब लगाएगा, और इसका ताप क्या है, एक नियत है। तो नियत ताप पर यह चारों दिशाओं में क्या लगाएगा, समान दाब, और आयतन भी क्या है कि इसका निश्चित है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम। तो यदि मैं आपसे पूछूं यह क्या हो जाएगा, PV बराबर K, तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2। तो जो हमारा बॉयल का नियम है वो ये हो जाएगा। इन्हें कहने का मतलब क्या है, PV बराबर K। यदि हम P का मान मैं 5 मान लूँ और V का मान क्या मान लूँ, 2, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 बराबर 10। अगर हम देखें यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो इसकी जो दोनों समीकरण है क्या आपस में समान है, यानी कि जो हमारा दाब है वो आयत के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समान है।
यहाँ पर हमारा आयतन भी 10 है और जो हमारा ताप है वो भी 10 आ रहा है। तो इसी प्रकार देखते हैं हम चार्ल्स का नियम। अब क्या होगा हमारा, चार्ल्स का नियम। तो जो चार्ल्स था, जो हमारा बॉयल था, वो तो नियत ताप पर, मतलब चार्ल्स में क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ताप की जगह दाब आ जाएगा। तो यानी कि इस नियम के अनुसार नियत दाब पर गैसों के दिए गए जो हमारा द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का आयतन, उसके यहाँ पर दाब आ गया था, हमारे पास क्या बचा, ताप, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। पाती होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आयतन है उन्होंने क्या बताया है, यानी कि हमारा जो दाब होगा वो तो नियत होगा। जैसे कोई वस्तु है तो उसका जो द्रव्यमान होगा उसका आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो आयतन हो गया, अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, टी के। तो ये क्या बन जाएगा, V बराबर, यानी कि कोष्टेंट नियतांक को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कोष्टेंट का। क्या मान लेंगे हम, K। तो V बराबर क्या आ जाएगा, KT। तो यानी कि अगर मैं V को यानी कि T को इसके नीचे लाऊँ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन T बराबर K। तो हम इसे ये बन जाएगा फॉर्मूला, V1 अपॉन T1 बराबर V2 बटे T2। या हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे, V1 T2 बराबर V2 T1। तो ये जो हमारा नियम है ये किसका नियम हो गया, ये हो गया चार्ल्स का नियम। अब हम देखते हैं गेल-ऊसैक का नियम। जो हमारा पिछला नियम था, आप सोच रहे हैं गेल-ऊसैक का दोबारा नियम आ गया, ये ओनली है गेल-ऊसैक का नियम था, होता गेल-ऊसैक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये है गेल-ऊसैक का नियम। जो गेल-ऊसैक थे इन्होंने क्या बताया था, मैंने बताया आपको, जो बॉयल था उन्होंने किस पर बताया था, नियत ताप पर। जो हमारे चार्ल्स से उन्होंने नियत दाब पर बताया था, ये किस पर बताया गया, नियत आयतन पर। तो हम लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके ताप के साथ बदलता रहता है। तो जो हमारे गेल-ऊसैक थे इन्होंने हमें क्या बताया था, यानी कि इस नियम के अनुसार जो नियत आयतन पर गैस द्वारा लगाया गया दाब होगा वो उसके ताप के साथ क्या रहेगा, बदलता रहेगा। यानी कि वह उसके ताप के साथ, जो हमारा गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है वो यानी कि ताप के साथ बदलता रहता है। तो जैसे हम मान लेंगे P अनुक्रमानुपाती किसके, T के। तो P बराबर हम किसका प्रयोग करेंगे, नियतांक का प्रयोग करेंगे अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, P बराबर KT। तो क्या हो जाएगा, K बराबर P अपॉन T। तो हम इसे क्या मान लेंगे, P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। तो यार हम इसे ऐसे भी लिख लेंगे, P1 T2 बराबर P2 T1। तो ये हमारा किसका नियम हो गया, ये हो गया हमारा गेल-ऊसैक का नियम। तो दोस्तों अब देखेंगे हम अवोगाद्रो का नियम। तो दोस्तों जो हमारा अवोगाद्रो का नियम था यह कब दिया गया था,
यह दिया गया था 1811 ईस्वी में। किसने दिया था? एवोगैड्रो ने प्रस्तावित किया था। तो यानी कि इन्होंने क्या बताया था कि समान ताप व दाब पर गैस के जो आयतनों के अणुओं की संख्या जो होती है वह समान होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं, या हम इसकी दूसरी जो परिभाषा ये लिख लेंगे, यानी कि इसमें क्या कहा है, किसी दिए गए तापमान और दबाव पर किसी भी गैस की मात्रा, जो किसी भी गैस की मात्रा होगी उसके गैस के मोल्स, यानी कि मोल्स को हम क्या बोल देते हैं? अणु, यानी कि अणुओं की संख्या के अनुपातिक होती है। तो यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि वी क्या बोलते हैं, यानी कि आयतन, और यहाँ पे वी अनुक्रम अनुपाति क्या हो जाएगी? एन के। तो हम कोष्ट यानी कि इसके अनुक्रम अनुपाति को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टंट यानी कि नियतांक का। तो हम क्या मान लेंगे? वो के। तो क्या हो जाएगा? वी बटे एन बराबर के। तो इसमें दोस्तों हम चारों नियम फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा पहला नियम किसका है? बायल का नियम। ये दूसरा नियम हमारा किसका है? चार्ल्स का नियम। और तीसरा किसका? गै-लुसाक का नियम। तो दोस्तों चारों नियम हमारे इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो इससे हमारी एक समीकरण बनकर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं आदर्श गैस के समीकरण। ये तो क्या है? पीवी अनुक्रमानुपाती एनटी के। तो वो ये अनुपातिक को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कोस्टेंट का। तो उस कोस्टेंट जो हमने माना इसमें वो क्या है? आर। तो यानी कि क्या हो जाएगा? पीवी बराबर एन आर टी। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसके इस यानी कि जो आदर्श गैस समीकरण है इसके बारे में आगे विस्तार से देखते हैं। ये क्या है? हमारी आदर्श गैस समीकरण। तो मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। यानी कि जो हमारी जो आदर्श गैस थी इन्होंने क्या बताया था? जो गैस तापमान और दबाव की सभी स्थितियों में गैसीय, जो हमारे गैस के मैंने नियम बताए थे किसके? बायल्स के, चार्ल्स के वे या गै-लुसाक के नियम होते हैं। तो उन्होंने क्या था? जो गैस तापमान और दबाव की सभी स्थितियों में गैस के नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। यानी कि जो हमारी आदर्श गैस समीकरण होगी वह चारों नियम फॉलो करेगी। तो हम देखते हैं जैसे कि आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण हम इसे किसके नियम से निकालेंगे? बॉयल के नियम से और चार्ल्स के नियम से। तो हमारा क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि पीवी अपॉन टी बराबर के। यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं? नियतांक। यदि मैं आपसे पूछूं यानी कि यानी कि हम लिख लेंगे 4 1 मोल के लिए, यानी कि आदर्श गैस समीकरण में भी दो नियम होते हैं। यानी कि एक तो हो गया 4 1 मोल के लिए या n मोल के लिए। हम पहले देख लेते हैं 1 मोल के लिए। तो क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा P1 V1, यहीं से बन जाएगा P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 बटे T2। तो ये तो हो जाएगी हमारे 1 मोल के लिए। अब देखेंगे हम n मोल के लिए। तो n मोल के लिए तो हमारे वही समीकरण बन जाती है, यानी कि PV बराबर nRT। तो जहाँ यानी कि जो हमारा R है वह क्या है? एक नियतांक है। तो हम इसका एक निश्चित मान होता है वो देख लेते हैं।
आर का एक निश्चित मान होता है, वो होता है 8.314। मैं यहाँ पर भी दिख रहा हूँ कि आपने नीचे ना चमक रहा हो। आर बराबर 8.314। तो जब आर का मान होगा इसमें ये रख लेंगे। तो दोस्तों इन्होंने 1 मोल के लिए तो ये फॉर्मूला बताया था, जो हमारा n मोल था उसके लिए तो हमें पता ही आता क्या समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। तो दोस्तों अब हम देखेंगे डाल्टन का आंशिक दबाव का नियम। तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया था, यानी कि इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक जो गैसें होती है रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। तो हम देखते हैं जैसे कि इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक गैसें 2 या 2 से अधिक गैसें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि वे एक बर्तन में इकट्ठा हो जाती है, बल्कि एक बर्तन में इकट्ठा हो जाती है। तो जो हमारा गैसीय है मिश्रण द्वारा उत्सर्जित जो दबाव होगा घटक गैसों के आंशिक कुल दाब का योग होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 अनंत तक। तो दोस्तों उन्होंने यही बताया था, जो हमारा गैसीय मिश्रण द्वारा जो उत्सर्जित दबाव होता है, यानी कि घटक गैसों के आंशिक कुल दाब के योग के बराबर होता है। तो यानी कि जो हमारा दाब ये मान लेंगे, तो इसमें गैस मान लेंगे अलग, जैसे कि एक गैस ही होगी P1 प्लस के P2 प्लस के P3 अलग अलग प्रकार से दाब डाल रही है, कहाँ तक डाल रही है, अनंत तक। तो दोस्तों डाल्टन का जो आंशिक दबाव का नियम था हमारा यही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।